जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम उसी क्रम में आपको स्टैटिक जीके की जो अंतिम सेशन चल रहा है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो उसके दोस्तों आज हम पार्ट 3 में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में दोस्तों 50 प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा दोस्तों पूछे जाते हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आज हम दोस्तों वहीं से क्लास को पुनः स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 101 से, जिसमें दोस्तों आज हम पार्ट 3 में कवर करेंगे लगभग दोस्तों 100 प्रश्नों को। तो आज की क्लास बहुत ही दोस्तों बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। तो आप लोग क्लास को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, शुरू से लेकर कंप्लीट देखिएगा। और आपने अभी तक दोस्तों जितनी भी तैयारी की है, भले ही आप दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, लेकिन आपने जो भी स्टैटिक जीके में, जनरल नॉलेज, जीएस, जिसमें भी दोस्तों आपने अच्छे से अपनी तैयारी की है, तो आज के इस 100 प्रश्नों में से आपको अपना स्कोर देखना है कि आज हम इस 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को दोस्तों सही जवाब हम दे पा रहे हैं। तो प्रश्न बहुत ही शानदार रहेंगे, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो एक बार आप जुड़ के देखिएगा क्लास में, 100 प्रश्न आपको ताबड़तोड़ दोस्तों शानदार प्रश्न मिलेंगे आने वाले यूपी पुलिस स्पेशल, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। हालांकि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक बार श्रृंखला में जुड़ के देखिएगा दोस्तों, अंत तक सेशन में बने रहिएगा, आपको दोस्तों खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाकई में दोस्तों वो प्रश्न है जो अक्सर हमने जो एग्जाम में देखे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक दोस्तों हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। आप जिस भी स्टैटिक जीके के जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट मिलवाते हैं दोस्तों आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था, तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। और यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक के सभी एग्जामों में दोस्तों इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। ये दोस्तों आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत आपसे पूछा है। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया, मांग, कजरी, बोल या दोस्तों बोली। मांग, कजरी, बोल, बोली। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, मांग, कजरी, बोल, बोली में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं कजरी, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कजरी जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपके यूपी जीके का एक शानदार दोस्तों प्रश्न है। तो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यूपी जीके का यह क्वेश्चन आपसे 100% है कि जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये स्पेशल आपके यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है। दोस्तों बाउल गायन आपसे पूछा है कि कहाँ का एक दोस्तों ये लोकगीत है, किस राज्य का लोकगीत है। जैसे कजरी जो है वो उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, तो ठीक उसी प्रकार बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या दोस्तों पंजाब। तो प्रश्न नंबर 103 का सही आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग बंगाल बता रहे हैं, बाउल जो है दोस्तों आपके बंगाल का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बाउल कहाँ का है दोस्तों, बंगाल का है। इसको आप याद रखने की आपको ट्रिक बता देता हूँ कि बाउल में दोस्तों स्टार्टिंग में बा आ रहा है और अंत में दोस्तों ला आ रहा है। ठीक वैसे ही दोस्तों बंगाल में भी स्टार्टिंग में बा है और अंत में ला है। तो आप समझ जाएंगे कि बाउल कहाँ का है दोस्तों, बंगाल का है। तो आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, पंडवानी किस राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। दोस्तों पंडवानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंडवानी किस राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या दोस्तों उत्तर प्रदेश। बताएंगे प्रश्न नंबर 104 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
पंडवानी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडवानी जो है दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों पंडवानी, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की है। तो प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट राउफ, और इस क्वेश्चन का कोई भी कैंडिडेट आंसर गलत नहीं देगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राउफ किस राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। राउफ कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। राउफ, तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल सही है। राउफ जो है दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों केली गोपाल। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। बताइएगा केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? लोक नृत्य शैली है। सही आंसर बताएंगे सभी पर दो जल्दी से। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं असम, तो बिल्कुल सही आंसर है, असम का है केली गोपाल। केली गोपाल असम की एक लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को सबसे इजी क्वेश्चन मिल गया है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत बताएगा, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर जाना चाहिए। भांगड़ा कहाँ का एक लोक नृत्य है? भांगड़ा तो कहाँ का है दोस्तों? ये पंजाब का है। पंजाब का दोस्तों कहाँ का है ये भांगड़ा? पंजाब का है, और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के देखने को मिले, सारे आपके लोकगीत और लोक नृत्य वाले क्वेश्चन है। और हालांकि यदि हम बात करें लोकगीत और लोक नृत्य की, तो मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके के शायद पहली ही वीडियो में लोक नृत्य और लोकगीत वाली मैंने क्लास में आप लोगों के सारे ये थ्योरी वाइज दोस्तों क्वेश्चन बताए थे। और अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। लोक नृत्य और लोकगीत की क्लास में आप लोगों को स्टैटिक जीके की करवा चुका हूं। और जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं और वो भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो उन्हें तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उनके अभी तक के दोस्तों जो भी आप प्रश्न अभी हमने स्टार्ट किए हैं, उनके सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही गए होंगे, क्योंकि दोस्तों वो लोग शुरू से जुड़े हैं। यदि आप लोग शुरू से जुड़े हैं तो आपके भी दोस्तों क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही जाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को इस टॉपिक से रिवीजन करवा चुके हैं। अब वो हम आप लोगों को रिवीजन करवा चुके हैं थ्योरी क्लासेस में। अब ये एक तरीके से आपका एक प्रैक्टिस सेट है, और इस प्रैक्टिस सेट में देखना यह है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो यहाँ से आपका एक चैप्टर की बात करें तो लोक नृत्य लोकगीत वाला एक चैप्टर है, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही दोस्तों इसमें आप लोगों को दिए गए हैं। तो चलिए बताइएगा पढ़ियारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पढ़ियारी कहाँ का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया है पढ़ियारी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, बताइएगा कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा पढ़ियारी आपका दोस्तों राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों पढ़ियारी? राजस्थान का। नेक्स्ट आता है दोस्तों यक्षगान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है या किस राज्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए आप, किसी न किसी सेट में आपको एक लोक नृत्य एक लोकगीत 110% आपको मिलने वाला है। तो यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? मैंने आपको कई बार बताया है, यक्षगान आपके कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे बिहू। तो ये तो सभी को पता है, बिहू कहाँ का है? असम का है। बाकी के ऑप्शन पे हमें ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये दोस्तों आपके असम का लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहा है कि गजल गायकी से संबंधित नहीं है, पूछा है संबंधित नहीं है, यानी कि गजल गायकी से संबंध नहीं रखते हैं। बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, हर भाई वरोडकर। बताइएगा सभी प्यारे दोस्त गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं 111 का हरि भाई वरोडकर, तो उनका सभी का आंसर सही है। हरि भाई वरोडकर का गजल गायकी से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं। शिव कुमार शर्मा, बीजी जोग, मल्लिकार्जुन मंसूर, अमजद अली खान। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि शास्त्रीय गायन से कौन संबंध रखते हैं। तो 112 का दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लिकार्जुन मंसूर।
मल्लिकार्जुन मंसूर का संबंध किससे है दोस्तों? शास्त्रीय गायन शैली से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं? तो ये तो क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो हम आपको अभी बता ही चुके हैं। किस ऑप्शन, किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 111 में। इसमें लिखा है कि गजल गायकी से संबंधित नहीं है, तो यानी कि संबंधित नहीं है तो वो थे हरिभाई बरोड़कर। हरिभाई बरोड़कर थे, लेकिन इनका संबंध नहीं था, लेकिन बाकी का तो संबंध था। तो बाकी के संबंध में यदि हम देखें तो पीनाज मसानी का संबंध किससे जा रहा है? गजल गायकी से। तो यही प्रश्न को दोस्तों घुमा के एग्जामिनर ने फिर से रिपीट किया है आपके एग्जाम में कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। यदि आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ऑप्शन बी जरूर बताया होगा। तो किससे संबंधित है दोस्तों? गजल गायकी से, याद रखिएगा। चलिए अगला आता है दोस्तों, बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं? बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? नृत्य कला से हैं, संगीत कला से हैं, चित्रकला से हैं, या दोस्तों लोक कला से हैं? बताइएगा। प्रश्न बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त शानदार लेकर आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और शुरू से लेकर क्लास में बने रहिएगा। आपको दोस्तों बहुत ही दोस्तों क्लास ये इंटरेस्टेड लगने वाली है आज की। तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बेगम अख्तर कला, तो ये संगीत कला से दोस्तों संबंधित हैं। इन्हें दोस्तों किस विद्या से संबंधित है? संगीत कला की विद्या से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तराना, धमार, ध्रुपद या तिल्लाना? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 115 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे और आगे हम प्रश्नों की ओर फिर बढ़ेंगे। दोस्तों ये किससे थे दोस्तों? ध्रुपद गायकी से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या दोस्तों धमार? ऑप्शन वही है, बस आपसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिल्लाना। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। यानी कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसे प्राप्त है? अनूप जलोटा, भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को? बताएंगे। प्रश्न नंबर 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो उनका सही आंसर है, देखिए अनूप जलोटा नहीं है, लता मंगेशकर नहीं है, भूपेन हजारिका नहीं है। कौन है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। इन्हें दोस्तों गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या रहा है, उसके बाद दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? दोस्तों 2001 में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2001 में किस गायिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो कैसे हुआ था दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, लता मंगेशकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर को दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए एग्जामिनर ने इसमें क्या पूछा कि किस गायिका को 2001 में भारत रत्न मिला, तो आपने बता दिया लता मंगेशकर को। हो सकता है अब नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। आपसे दोस्तों हो सकता है ईयर पूछ ले कि किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये ईयर आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। आंसर के साथ साथ आपको दोस्तों इनकी डेट भी याद रखनी है, 2001। हमेशा याद रखिएगा कि 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों, त्यागराज का नाम संबंधित है। यानी त्यागराज जो है वो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? हिंदुस्तानी संगीत से, कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से या दोस्तों लोक कला से? आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे दोस्तों कि त्यागराज का संबंध किस क्षेत्र से है। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो इनका संबंध था दोस्तों कर्नाटक संगीत से। कहाँ से दोस्तों? कर्नाटक संगीत से संबंध रखते थे त्यागराज। चलिए अगला प्रश्न है,
शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों चाहे येलो बुक में भी दोस्तों मैंने आपको जब हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाया था, जो कि स्टार्टिंग से ही पहली ही क्लास है येलो बुक की, और अभी तक आपने दोस्तों येलो बुक का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों लगभग 86 वीडियोस मैंने इसकी येलो बुक की करवाई हैं। 86 वीडियोज़ में दोस्तों आपकी पूरी येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन विद साइंस के मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको दोस्तों वीडियोस क्रमानुसार प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। आप हमारी फर्स्ट ही वीडियो को देखिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक रहे हैं। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री में दोस्तों आपको जो पहला टॉपिक है वही है, स्टार्ट हुआ है भारतीय इतिहास के बारे में। और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेदों के बारे में, कि वेदों की संख्या 4 होती है, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। तो मैंने वेदों के बारे में भी बताया था कि ऋग्वेद में कौन कौन से किससे संबंधित है। सामवेद को हम किस वेद के नाम से जानते हैं, यजुर्वेद को हम कौन सा वेद कहते हैं, अथर्ववेद को कौन सा वेद कहते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बताया था। यदि आप शुरू से जुड़े तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बता सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है। संगीत का वेद तो मैंने आपको बताया था कि सा से संगीत और सा से सामवेद। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सामवेद। सामवेद को दोस्तों हम संगीत का भी वेद कहते हैं, याद रखिएगा। और वह कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है दोस्तों आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं, तो जादू टोना का वेद दोस्तों अथर्ववेद को कहते हैं। किसे कहते हैं, अथर्ववेद को कहते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है, याद रखिएगा। तो ऐसे सारे प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों के लिए येलो बुक हमेशा सभी एग्जाम के लिए रामबाण रहेगी। कंप्लीट सॉल्यूशन का यदि आप शानदार रिवीजन करना चाहते हैं, कम समय में आप पूरी बुक को रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को येलो बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पर डे 2-4 वीडियो देखिएगा, 1 महीने से पहले आपकी येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। यदि आपके पास समय कम है एग्जाम के लिए तो आप उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही दोस्तों आपके एग्जाम में बेनिफिट रहने वाली हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मृदंगम हम बोलते हैं दोस्तों ढोलक को, तबला, वीणा या दोस्तों वायलिन। बताएंगे प्रश्न नंबर 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये दोस्तों गोविंद स्वामी पिल्लई हैं, तो ये दोस्तों कौन से वादक हैं, ये वायलिन वादक हैं। कौन से हैं दोस्तों, वायलिन वादक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। देखिए दोस्तों, पन्नालाल घोष जो है ये दोस्तों एक बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वीणा, तबला, मृदंगम, बांसुरी। पालाधार रघु, तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मृदंगम। ये दोस्तों ढोलक से संबंधित है। किससे हैं, ढोलक से संबंधित है। मृदंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, ढोलक। चलिए, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दिया गया है 124। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पखावज, सरोद, वायलिन या दोस्तों सितार। बताइएगा। तो ये कौन सा बजाते हैं दोस्तों, ये बजाते हैं वायलिन। तो वीवी सुब्रमण्यम का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, वायलिन से। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 125। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सरोद, सितार, वायलिन या दोस्तों तबला। बाल मुरली कृष्ण, बताएंगे प्रश्न नंबर 125 का। तो याद रखिएगा, इनका भी संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, वायलिन से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीवी सुब्रमण्यम, बाल मुरली कृष्ण, इन दोनों का संबंध दोस्तों किससे है, वायलिन से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। आपसे दोस्तों पूछा कि सही रूप से सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका संबंध आप लोगों से, वादकों से पूछा गया है। तो आप लोगों में से एक ऐसा सुमेल दिया गया जो दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको एक गलत दिया गया। आपको गलत प्रश्न को चुनना है, गलत ऑप्शन को चुनना होगा। तो प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। विलायत खान का संबंध दोस्तों किससे है, सितार से है। अल्लाह रखा खान का संबंध तबला से है। हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी से है। लेकिन अमजद अली खान का दोस्तों पखावज से नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है।
तो बताएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं दोस्तों तबला। तो ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस यंत्र के वादक हैं? तबला के वादक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। 128 दिया गया है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? द व्हाइट टाइगर के आपसे लेखक दोस्तों पूछा गया है। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरुंधति राय, झुंपा लाहिड़ी, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन और दिए गए हैं इसमें से, अरविंद अड़िगा या दोस्तों विक्रम सेठ। बताएंगे द व्हाइट टाइगर किसकी है? अरुंधति रॉय, अरविंद अड़िगा या दोस्तों विक्रम सेठ की। तो प्रश्न नंबर 128 का आपका सही आंसर हो जाएगा अरविंद अड़िगा। द व्हाइट टाइगर बाई अरविंद अड़िगा। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा तबला। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तबला वादक हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? प्रश्न नंबर 130, तो ये दोस्तों सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर कौन वादक हैं दोस्तों? सितार वादक में इन्हें विशिष्टता प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुष्का रविशंकर का किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सितार, सरोद, वीणा या दोस्तों मोहन वीणा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ से आपके दोस्तों खेल से संबंधित कुछ आ जाते हैं। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक, आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में खेल से संबंधित खिलाड़ी किस खेल में आप लोगों के कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस भी दोस्तों आपके एग्जाम में एक ना एक पूछा ही जाता है खेल से संबंधित। तो वही पूछा है कि आदित्य अशोक जो है वो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से हैं, टेनिस से हैं, शतरंज से हैं या दोस्तों गोल्फ से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल्फ। ये दोस्तों गोल्फ खेलती हैं, गोल्फ से इनका संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 133, लूर भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आपको दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको न्यू देखने को भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपका ये दिया लूर, लूर किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मणिपुर का है, केरल का है, कर्नाटक का है या दोस्तों हरियाणा का है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 133। तो लूर जो है दोस्तों ये आपके दोस्तों हरियाणा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? लूर हरियाणा का है। तो नया प्रश्न है, याद रखिएगा, हो सकता है आगे भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 134, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिर, तबला, सैक्सोफोन या दोस्तों बांसुरी। तो याद रखिएगा कादरी गोपाल नाथ का संबंध जो है वो दोस्तों सैक्सोफोन से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? करदांग मठ यह आपके बौद्धों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 136, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या दोस्तों कथक। तो इन्हें दोस्तों भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम कमला नारायण को शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन, एनी फ्रैंक, अगाथा क्रिस्टी। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दोस्तों द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाई एनी फ्रैंक। तो यह दोस्तों किसकी पुस्तक है? एनी फ्रैंक की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या दोस्तों पश्चिम बंगाल।
तो प्रश्न नंबर 138 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर बताएंगे सराय नूर महल। तो यह दोस्तों आपके पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रोड्स टू मसूरी। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं। शुरू से लेकर बस अंत तक बने रहें और रिजल्ट इसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि हमारे 100 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब गए हैं। तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक की लेखक कौन है आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड की दोस्तों एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। तो 139 का दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया कहाँ का है दोस्तों? ये नृत्य शैली है, किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मैं आपको कई बार एग्जाम में भी दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है। तो जो कि राजस्थान का, ये शायद मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि कालबेलिया जो है दोस्तों आपके राजस्थान का एक नृत्य शैली है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको एक कल की क्लास में भी बताया था। चलिए अगला है दोस्तों, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग। तो याओ सांग दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या दोस्तों तमिलनाडु। तो यह 141 का बी हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि दोस्तों मणिपुर में आपके कुछ वर्ड जो होते हैं वो चाइनीज़ टाइप के दोस्तों यूज हो जाते हैं। तो याओ सांग तो कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ये मणिपुर का हो जाएगा। तो आपका 141 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 142, पंडित किशन महाराज का संबंध किससे है? रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अभी हम आपको बता के आए हैं। यदि आप लोग कंसंट्रेट होकर क्लास को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तबला से संबंधित है। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? अप्रैल 2022 तक का पूछा है कि हॉकी की जो मैच की कुल अवधि होती है कुल कितने समय का होता है? 60 मिनट, 70 मिनट, 50 मिनट या दोस्तों 80 मिनट। 143 का आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो कितना है दोस्तों? 70 मिनट है। कितने? 70 मिनट। नेक्स्ट आता है दोस्तों एलेलाक्राड़ी। एलेलेक्राड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? दोस्तों ये एक आदिवासी नृत्य है एलेलाक्राड़ी। तो आपसे पूछा है किस राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? केरल, गोवा, झारखंड या दोस्तों राजस्थान। तो यह दोस्तों आपके केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? यह एक केरल का एक आदिवासी नृत्य है एलेक्राड़ी। तो 144 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 145, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? सह संस्थापक हैं पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर या दोस्तों मृणालिनी साराभाई। तो प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? यानी कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई कृति कौन सी है? सेक्रेड गेम्स, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान, अ सुटेबल बॉय। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 147, चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा से, पंजाब की बैसाखी से, गुजरात की नवरात्रि से, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा से। क्योंकि दोस्तों आपकी उड़ीसा में रथ यात्रा काफ़ी फेमस है, पंजाब में बैसाखी फेमस है, गुजरात में नवरात्रि फेमस है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है। तो आपको चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा की रथ यात्रा से। तो 147 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना थी। ओडिसी, बिहू, कुचिपुड़ी या दोस्तों मणिपुरी।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिसी। ये ओडिसी नृत्यांगना थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 148 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो देखिए, आपको दोस्तों बताइए गया, क्या कबड्डी में हम सांडों का यूज करते हैं? बताइए। ऐसा तो होता नहीं कि कबड्डी में हम सांडों का यूज करते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। खो खो में हम सांड तो आता है, खो खो में भी सांड का नहीं होता है। मल्लखंभ की बात करें तो मल्लखंभ में भी नहीं होता है, तो वो होता है आपका दोस्तों जल्लीकट्टू में। जल्लीकट्टी में दोस्तों जो क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको या तंजानिया या दोस्तों भारत? तो 150 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। क्लियर। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने दोस्तों 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है, 50 प्रश्नों को। और अभी तक आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से आपका अभी स्कोर क्या चल रहा है, तो एक बार आप लाइव चैट में जरूर बता दीजिएगा। और इसके बाद हम दोस्तों आगे प्रवेश करते हैं अपने 51 क्वेश्चंस की ओर। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में, 1954 में, 1960 में या दोस्तों 1966 में? तो प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। तो किसमें? 1960 में। चलिए, यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा कि बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है गोपुरम और छत्र। इन्हीं आपको दो ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको सही आंसर जो है बताना है। चलिए बताइएंगे आप सभी प्यारे दोस्त, गोपुरम है या दोस्तों छत्र है? गोपुरम है या दोस्तों छत्र है? बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों छत्र तो आपका बौद्ध स्तूप में आ जाता है, लेकिन दोस्तों गोपुरम जो है ये दोस्तों नहीं आता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कैसा हो जाएगा? गलत। क्लियर। चलिए, तो 152 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 153। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है दोस्तों? अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, ई.एम. फोस्टर, गैब्रियल गार्सिया मार्केज। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? आंसर करेंगे हमारे सभी पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 153 का। तो इसका तो आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो आईपीएल देखते होंगे, तो बताइएगा आपको क्या पता है कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? यदि आप आईपीएल दोस्तों देखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं आईपीएल से, क्रिकेट मैच से, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2010, 2008, 2009 या दोस्तों 2007 में? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो क्या हुई थी? ये दोस्तों 2008 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, फुल फॉर्म। एनएसजी का पूरा रूप क्या है? ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछा जा चुका है। और मैंने आपको बताया था कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी और एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनएसजी हम कहते कैसे हैं। तो दोस्तों एनएसजी का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना दोस्तों 1984 में हुई थी, जो कि इसका सही आंसर है 1984। आपको दोस्तों कुछ बुक में इनकी डेट्स जो है अलग अलग दी गई है, लेकिन जिसका सही आंसर है वो है दोस्तों 1984 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि इसको हम बोलते हैं दोस्तों ब्लैक कैट कमांडो। तो एनएसजी को हम बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की सबसे ऊंचे टावर बुर्ज, जो बुर्ज आपका खलीफा है जो आपका दुबई में स्थित है, इसकी आप लोगों से ऊंचाई पूछी गई है कि संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा, इसका नया नाम बुर्ज खलीफा रखा गया, पहले से दोस्तों बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था। इसकी ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर, 848 मीटर, 828 मीटर या दोस्तों 903 मीटर? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बुर्ज खलीफा की लंबाई कितनी है, कितनी ऊंचाई है।
बताएंगे सभी पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 156 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 828 मीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 828 मीटर है। तो 156 का दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट आता है, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? जहां पर हम कह सकते हैं कि जहां पर सर्वाधिक रेलें हैं, रूस, यूएसए, चाइना या दोस्तों भारत, या दोस्तों भारत। तो 157 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेलों का सबसे बड़ा जाल, यानी ये सबसे ज़्यादा दोस्तों रेलें चलती हैं वहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए यानी कि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संबंधित हैं? भरतनाट्यम, ओडिशा, बिहू या दोस्तों मणिपुरी के लिए? तो यह दोस्तों आपके भरतनाट्यम के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की, सिंगापुर या दोस्तों श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की, या दोस्तों कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 159 का सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं तो उनका सभी का सही आंसर आ चुका है। यह आपके श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 160, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न, येन किस देश की मुद्रा है? देखिए दोस्तों, आप लोगों से विदेशी मुद्राओं के बारे में भी 110% की जरूर पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप उन टॉपिकों को कवर कर लेते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपको वहाँ से नंबर लेने से, 2 नंबर 1 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कि आपको राजधानियाँ सभी राज्यों की पता होना चाहिए, सभी देशों की राजधानियाँ पता होनी चाहिए, सभी देशों की मुद्राएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ देगा येन, तो येन कहाँ की है दोस्तों? जापान की है। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? येन है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पेड़ आपसे पूछ लिया गया है कि राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। नीम, देखिए नीम क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है, तो नीम तो नहीं कह सकते हैं और आम भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को दोस्तों बरगद और पीपल में से आपको सही आंसर चुनना है, जिसमें से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद है या दोस्तों पीपल है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 162 का सही जवाब आपको बताना है, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बरगद, तो उनका सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। 162 का दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चेन्नई में स्थित है। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान आपके चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 164, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण पर जो पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? मॉन्ट्रियल में, स्टॉकहोम में, लंदन में या दोस्तों पेरिस में? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यह दोस्तों आपके स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित किया गया था। तो 164 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों प्रश्न नंबर 165 कह रहा है कि अनफिनिश्ड आ मेमोयर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, आलिया भट्ट। बताइएगा यह किसकी आत्मकथा है? अनफिनिश्ड आ मेमोयर। तो 165 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रियंका चोपड़ा की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों 166, निम्नलिखित में से किस शहर के निकटतम पलीताना मंदिर अवस्थित है? पलीताना मंदिर दोस्तों आपसे पूछा यह किस शहर के पास स्थित है? आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे साथियों। आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चंस नए भी देखने को मिलेंगे। तो यह दोस्तों आपके भावनगर के पास ही अवस्थित है पलीताना मंदिर। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए था? जैसे कि दोस्तों अपना
इसरो का भी जो मिशन हाल ही में चंद्रयान-3 हुआ था, ये किसके लिए था? चंद्रमा के लिए था। तो चंद्रमा क्या है दोस्तों? ये एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो ये दोस्तों एक उपग्रह के लिए था। तो आपके दोस्तों नासा का एक मिशन था जूनो। तो वह जूनो जो है दोस्तों किस ग्रह के लिए था? शनि ग्रह के लिए था, मंगल के लिए था, या दोस्तों बृहस्पति के लिए था? तो आपको बताना है कि जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है। तो 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति के लिए, जो कि सभी ग्रहों का गुरु है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए दोस्तों इस मिशन को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि पर्ल सिटी के बारे में एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। कांडला, तूतीकोरिन, कोची, या दोस्तों हैदराबाद? तो 168 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ल सिटी हम दोस्तों हैदराबाद को कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको बताना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली महिला ऐसी है जिसे दोस्तों भारत रत्न से सबसे पहले दोस्तों सम्मानित किया गया। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 169। तो वो कौन है? भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अगला पॉइंट है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जिसे दोस्तों मरने के बाद दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। 170 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी तो उनके मरने के बाद दोस्तों ने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की गई। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है, तो वह किस देश के राष्ट्रपति थे? बताएंगे। ये आपको मैंने बता भी चुका हूँ। ये आपके जितने भी पुरस्कार से संबंधित थ्योरी क्लासेस थी स्टैटिक जीके की, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि आपका जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का प्रमुख पुरस्कार वाला, तो उसमें मैंने आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बताया था, बहुत ही अच्छे से बताया था कि रेमन मैग्सेसे किस देश के निवासी थे, और इन्हीं के नाम से दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाने लगा। तो आपसे पूछा वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई भी कैंडिडेट गलत आंसर बताएगा। ये दोस्तों फिलीपींस के थे। कहाँ के थे? जो लोग स्वीडन बता रहे हैं तो उन सभी का गलत है। मुझे पता था कि काफ़ी लोग स्वीडन भी बताएंगे, लेकिन स्वीडन नहीं है। इसका सही जवाब है फिलीपींस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? तो 172 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन था? दोस्तों वह कौन सा प्रथम विदेशी है? प्रथम विदेशी यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम विदेशी कौन था जिसे दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, या दोस्तों एनी बेसेंट? तो 173 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 174। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों जो खेलों में, यदि ये पद्मश्री पुरस्कार क्या खेल से संबंधित है? पहले आप हमें ये बताइएगा, क्या ये पद्मश्री खेल से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, भारत रत्न होगा नहीं, पद्मश्री होगा नहीं, द्रोणाचार्य तो हम मान सकते हैं खेल में दिया जाता है, लेकिन खेल में किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले का जो कोच होता है, ये कोचों को दिया जाता है, ये कोचों को। लेकिन जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है उसको मिलता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाता है उसको दोस्तों सम्मानित किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए खेलों में कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका द्रोणाचार्य है। अगला है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य में, रसायन विज्ञान में, औषधि विज्ञान में, या दोस्तों भौतिकी में दिया गया था? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये आपका साहित्य में दिया गया था। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो 175 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? यानी कि दोस्तों साल में हम कितनी बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं? एक वर्ष में हम कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं? तो आपका है ऑप्शन सही 6 बार। हम 6 बार दोस्तों एक वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। 2014 का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं बराक ओबामा, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, या कैलाश सत्यार्थी और तवक्कुल करमान को?
तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहला ब्लैक अश्वेत कलाकार कौन था? एडी मर्फी, वेस्ले स्नाइप्स, सिडनी पोटियर, मॉर्गन फ्रीमैन। तो 178 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिडनी पोटियर। नेक्स्ट, 1918 में किस भौतिक वैज्ञानिक को क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था, नील्स बोहर ने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था, या दोस्तों बर्री ने दिया था? तो 179 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक के बारे में आप लोगों ने 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, मैक्स प्लांक नियतांक क्वांटम संख्याओं के बारे में। अगला है, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, बीसी राय पुरस्कार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और हमेशा याद रखिएगा ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? वीरता पुरस्कार आपसे पूछा गया, जो भारत का सर्वोच्च वीरतम पुरस्कार है तो वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्चतम वीरता पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। तो 182 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20, 24। तो कितने दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं दोस्तों? 24 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या दोस्तों महावीर चक्र? तो 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक चक्र। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया? तो ये तो दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी कि कोणार्क मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी गंग के द्वारा। पूर्वी गंग के शासकों के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया। तो 185 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्र क्या चित्रित करती है? राष्ट्रकूट की कहानियाँ, रासलीला, जातक कथाएं, या महाभारत? देखिए, राष्ट्रकूट की कहानियाँ गलत हो जाएगा, रासलीला भी नहीं होगी, ना ही महाभारत होगी। जातक कथाएं जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं 186, तो उन सभी का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, जातक कथाएं चित्रित हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अमृतसर जो कि स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में स्थित है, वह किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने, रामदास ने, हरगोविंद ने, या तेग बहादुर ने? तो 187 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट, किस मंदिर को द्राविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? द्राविड़ चोल कला शैली का आपसे पूछा है, तो ये आपका है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है। तो 188 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिरों में की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? जो मंदिरों की उत्तर शैली होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दोस्तों बात करते हैं पहले द्राविड़ की। द्राविड़ की यदि हम बात करें तो द्राविड़ आपके दक्षिण भारत की होती है, उत्तर की आ जाती है आपकी नागर शैली। नागर जो होती है आपके उत्तर में जाती है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्राविड़ आपकी हो जाएगी दोस्तों दक्षिण की। किसकी हो जाएगी? दक्षिण की। क्लियर? चलिए, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? 190 का आंसर बताएंगे, चामुंडा माता। तो चामुंडा माता का जो मंदिर है ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो 190 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 191, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? आपसे पूछा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका दोस्तों चमोली में स्थित है, चमोली शहर में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था? हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? राजा मंगल सेन ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने, या दोस्तों राजा हरपाल ने? तो क्वेश्चन नंबर 192 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी हरिद्वार में स्थित है, इसका निर्माण कराया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माता कौन है? तो वह है नरसिंह देव द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 194, शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निशागंधी महोत्सव। कौन सा दोस्तों? निशागंधी महोत्सव। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल क्वेश्चन नंबर 195। तो ये दोस्तों दलाई लामा की आत्मकथा है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो 196 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉक्टर एन राजम के वादक के रूप किस वादक के रूप में विख्यात हैं? वायलिन, बांसुरी, वीणा या दोस्तों गिटार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। तो डॉक्टर एन राजम जो है ये वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तलवारबाजी में 198 का आपको आंसर बताना है। 198 तो ये थी भवानी देवी। किसमें दोस्तों? भवानी देवी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपको बताना ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि तलवारबाजी से संबंध रखती हैं, तो वो हैं भवानी देवी। पीटी उषा तो उड़न पर ही हैं, पीवी सिंधु भी नहीं है और अदिति अशोक भी नहीं, तो कौन हो जाएंगी? भवानी देवी। क्लियर। चलिए दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दक्षिणेश्वर मंदिर तो आप सभी को पता है दक्षिण में ही स्थित होगा, लेकिन दक्षिण में स्थित कहाँ पर है? कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में या दोस्तों मैसूर में? तो 199 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कोलकाता में। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न नंबर 200 पर पहुंच चुके हैं। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही जवाब है ययाति केसरी ने। किसने डाली थी दोस्तों? ययाति केसरी ने डाली थी। तो आज की जो क्लास में हमने दोस्तों 100 क्वेश्चनों को हमने फिर से कवर कर लिया है और अभी तक के दोस्तों हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लगभग 200 प्रश्नों को दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लगी होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। और अगले जो बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो भी दोस्तों हम आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि इस बुक में आपके लगभग 500 प्रश्न दिए गए हैं। तो उन 500 प्रश्नों को हम बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों के दोस्तों 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल आपके 300 प्रश्न और बचे हुए हैं, जो कि आपके 2-3 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी? और नेक्स्ट डे हम आप लोगों के लिए पुनः यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 201 से हम दोस्तों क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को प्रश्न नंबर 201 का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है। और हम आपको बता चुके हैं कि दिलवाड़ा का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान विष्णु के लिए, बुद्ध के लिए, शिव के लिए या दोस्तों जैन तीर्थकरों के लिए। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया था। तो आप लोगों यदि हमारी पार्ट 1 क्लास को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 को भी देख लीजिएगा और पार्ट 3 में आज हमने लगभग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर ही लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की जो क्लास है बेहद शानदार समझ में आई होगी। क्वेश्चनों की श्रृंखला है, प्रश्न भी आप लोगों के लिए बेहद शानदार लेकर आया था आज की क्लास में। और आप लोगों ने 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है, कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों की तैयारी बेस्ट चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप लोग तैयारी को हमेशा करते रहिएगा। और जो लोग आज हमारे प्यारे दोस्त शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे हैं, कंटिन्यू दोस्तों वीडियो को वॉच करते रहे, तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 201 से हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न 100 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए फिर से लेकर आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।